नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डायरेक्ट टैक्स के न्यू लेक्चर में। और आज तारीख हो गई है 3 फरवरी 3 फरवरी। हाउस प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क जो आपको दे रखा है वो आप फटाफट करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है मैंने आपको कहा है, अब तो हम लाइव भी आते हैं यूट्यूब पर, शाम को लाइव मिलते हैं 6 से 7 बजे तक, 1 घंटा लाइव आते हैं। और आप लोग भी लाइव आया करो ताकि जो 1 घंटा है उसमें आप अपना रिवीजन शुरू कर सको। मैंने बच्चों के लिए बनाया एक नया सा प्रोग्राम है कि उस 1 घंटे में डेली आपने जितना पढ़ा है आप वो मेरे साथ बैठकर रिवाइज करेंगे। आप अपना रिवाइज करेंगे, मैं अपना रिवाइज करूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कल शाम को कुछ बच्चे आए थे, तो आज शाम को आप आमंत्रित हैं, ठीक है, ठीक है सर। चलो हाउस प्रॉपर्टी हम सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, होमवर्क दे दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिए, प्रैक्टिस करवा दी, सारी चीजें ठीक है। लेकिन कल एक बच्ची का डाउट आया, बड़ा अच्छा डाउट था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूं। कोई अच्छा डाउट आता है तो बहुत कम बच्चे हैं जो डाउट पूछते हैं इस हिसाब से। जनरली डाउट आना कि सर ये फिगर कैसे आई, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, तो वो एक कुछ चीज थी वो रिपीट की, बट अपनी माइंड एप्लीकेबिलिटी लगा के डाउट पूछना वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टास्क होता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वैकेंसी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और साथ में एक कॉन्सेप्ट कल और पढ़ाया था अनरिलाइज रेंट और वेकेंट लैंड, सॉरी अनरिलाइज रेंट। और दूसरा कौन सा पढ़ाया था जी सर? वो पढ़ाया था, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से उतर गई, कौन सा था? अनरिलाइज रेंट था, को ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। हाँ सर, आज एक बार इसको सारे के सारे को रिवाइज करेंगे। और को ओनरशिप के बाद कौन सा था? एरियर ऑफ रेंट था। सर और कौन सा था सर? यही कॉन्सेप्ट बचे हुए थे छोटे मोटे। और आपने डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था। तो चलो एक बार पहले उसको रिवाइज कर लें, एक बार ये छोटे मोटे फटाफट कॉन्सेप्ट हैं जितने भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपना ये वाला कॉन्सेप्ट कि एक ही क्वेश्चन में, हाउस प्रॉपर्टी के एक ही क्वेश्चन में अगर अनरिलाइज रेंट भी हो और उसके साथ साथ वैकेंसी भी हो, ऐसा कॉम्बिनेशन कम मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है सर, आ जाओ जी। सबसे पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। आओ भाई फटाफट आओ। कल हमने ये वाले कॉन्सेप्ट किए थे, अनरिलाइज रेंट का और एरियर ऑफ रेंट का। अनरिलाइज रेंट का क्या मतलब था? कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अनरिलाइज रेंट और वैकेंसी क्या ये दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है। अनरिलाइज रेंट का मतलब है आप रेंट रिलाइज नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट। वो बैड डेप्ट हो गया, आपका टेनेंट था वहां पर, वैकेंसी नहीं थी, लेट आउट थी प्रॉपर्टी, आप किराया वसूल नहीं कर पाए। वसूल नहीं कर पाए, मैंने बताया था कोई भी कारण हो सकता है, या तो सामने वाला बदमाश था या सामने वाला गरीब इंसान था। आपने सोचा यार छोड़ो यार, बेचारा कहां से पैसा देगा, तो उस केस में कभी इन फ्यूचर ये अनरिलाइज रेंट रिकवर हो जाता है, या तो बदमाश जो बंदा था उसकी नीयत साफ हो जाती है, या जो गरीब बंदा था वो अमीर हो जाता। वो बाद में कहता यार लो पैसा ले लो, कोई बात नहीं, हमसे गलती होगी, मैंने अपना क्या बोलते हैं बदमाशी के तौर पर आपको रेंट नहीं दिया था, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, जो भी कारण था, अब वो रेंट ले लो। जिस भी साल में रेंट होगा उसी साल में हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम मान के टैक्स कर दी जाएगी, चाहे आपके पास घर हो या ना हो। टैक्स कर कितने पर होगा? एट द रेट 70%। 30% क्यों, कहां से चला गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन का हमने माइनस कर दिया। एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट का मतलब है पीछे से रेंट बढ़ा हुआ मिलना किसी भी साल में, तो वो एरियर ऑफ रेंट होता है। वो रेंट मिलना कोर्ट डिसीजन के बेसिस पर भी कई बार एरियर ऑफ रेंट मिलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको उस साल में, जिस साल में वो एरियर ऑफ रेंट मिला है, उस साल में वो टैक्स होगा एट द रेट 70%। 30% इसमें भी डिडक्शन मिल जाएगी। सेम इसमें कॉन्सेप्ट है, चाहे उस साल में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, डजंट मैटर। अनरिलाइज रेंट आप कब मानेंगे कि वो डिडक्ट होगा? कहां से? ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से। कब आप अनरिलाइज रेंट को माइनस करेंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन कौन सी? टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, आपने उसको अपने मकान से निकाल देना चाहिए, और आपकी किसी अदर प्रॉपर्टी में उसने किराए पर आपसे दोबारा मकान ना लिया हो, ठीक है, और आपने सारे स्टेप लिए हो, रीजनेबल स्टेप, सारे के सारे रीजनेबल स्टेप लिए हो अपना रेंट निकालने के लिए। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने FIR वगैरह केस उसके अगेंस्ट फाइल किया हो। मैंने आपको बताया था जनरली वी रिड्यूस URR फ्रॉम ARR,
देखना इस पॉइंट को, जनरली हम रिड्यूस करते हैं यूआरआर फ्रॉम एआरआर, बट जो आईटीआर है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वो परमिट कर रही है आप यूआरआर को जीएवी से भी माइनस कर सकते हैं। चलिए उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था कंपोजिट रेंट का। कंपोजिट रेंट में हमने आपको बताया था कि आपको एक साथ बिल्डिंग प्रीमाइसेस भी दी जाती है, साथ में फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, एसी, कूलर वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं। तो दोनों को बाइफरकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है और कौन सा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं है। तो इस केस में इन्होंने बताया अगर आप उसको सेपरेट कर पा रहे हैं, सेपरेबल है। सेपरेबल कैसे? आपका शुरू में ही एग्रीमेंट हो गया था कि मकान का या फिर उस प्रीमाइसेस का रेंट इतना होगा, जो उसमें सामान रखा गया फर्नीचर वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी, अगर कोई प्रीमाइसेस है तो वैसी उसका रेंट इतना होगा। तो अगर सेपरेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगा। बाकी जो भी एसेट्स हैं या सर्विसेज हैं, सर्विसेज में कौन कौन सी? लिफ्ट की सर्विस भी साथ में दी थी, गार्ड की सर्विसेज भी साथ में दी थी, पावर बैकअप सप्लाई की सर्विसेज भी साथ में दी थी। तो उस केस में आपका टैक्स हो जाएगा या तो पीजीबीपी में या आईएफओएस में। पीजीबीपी में कब होगा? अगर आपका ये नेचर ऑफ बिजनेस रहा तो, अगर नहीं तो फिर आईएफओएस में हो जाएगा। अगर दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते तो या तो पीजीबीपी में या आईएफओएस में, जहां मन करे वहां पर टैक्स इसको कर देंगे। ऑल द एक्सपेंसेस फॉर अदर फैसिलिटीज डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इट्स इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और आईएफओएस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी आउटसाइड इंडिया है तो आरओआर, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में उसको इंडिया में टैक्स कर देंगे, चाहे वो आपने इंडिया में रिसीव की या नहीं की। मतलब चाहे वो इंडियन इनकम थी चाहे वो फॉरेन इनकम थी, डजंट मैटर, आरओआर होगा तो टैक्स होगा ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आरएनओआर की या नॉन रेजिडेंट एनआर की। तो इन दोनों के केस में वो तब ही टैक्सेबल होगा अगर आपने वो रिसीव्ड इंडिया में किया हो, और अगर मैं उसको रिसीव्ड इंडिया में करूंगा दैट मींस वो मेरी क्या है? वो मेरी इंडियन इनकम होगी। चलो उसके बाद हमने देखा था को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में 3 केसेस बनते हैं। 3 केस में पहला केस क्या बनता है? पहला केस ये बनता है सर दोनों उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं। अगर दोनों उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं तो क्या जीएवी क्या लेंगे? सर जीएवी लेंगे निल, और उसकी वैल्यू क्या लेंगे? सर किसकी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी? सिर्फ 2 लाख या 2 लाख पर ओनर। मैंने कल भी आपको बताया था जो 2 लाख की लिमिट है वो पर एसएससी है, पर ओनर है। मतलब अगर एक घर के 2 मालिक हैं तो दोनों को 2-2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन 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 एक ही मालिक के 2 घर हैं, एक मालिक के 2 घर हैं तो सिर्फ 2 लाख की मिलेगी। ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जल्दी तो 2, और अगर एक घर के 2 मालिक हैं तो दोनों को अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये एसएससी वाइज है, पर्सन वाइज है। ठीक है, ठीक है सर। चलो पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन, सर एक ने मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, एक ने लेट आउट कर रखा है, सेपरेट कैलकुलेशन कर दो, सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से और लेट आउट की लेट आउट के हिसाब से। सर दोनों ने लेट आउट कर रखा है तो बहुत सिंपल बात है, फिर लेट आउट के हिसाब से उसकी कंप्यूटेशन निकाल दो। चलो डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप में मैंने 5-6 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, 6 कॉन्सेप्ट बताए थे। फर्स्ट था अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने स्पाउस को, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा कौन? ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफरर कौन होगा? जो ट्रांसफर कर रहा है। कब डीम्ड ओनर माना जाएगा? वो डीम्ड ओनर तब माना जाएगा अगर इफ अगर उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन थी इसमें, अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, तलाक वाली बातें चल रही हैं, तो उस केस में डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। दूसरा केस ये था कि सर आप वाइफ या स्पाउस की जगह पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं माइनर चाइल्ड को। अगर आप माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं उस केस में भी क्या होगा? सारी बातें सेम थी, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा ट्रांसफरर को। इसकी भी एक एक्सेप्शन थी, माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। थर्ड बात थी कि होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एसेट्स, कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, लीगली डिविजिबल नहीं है, तो जो भी उसकी देखभाल रख रखाव बेनिफिशियल ओनर होगा, जो भी उससे बेनिफिट उठा रहा होगा, उसको डीम्ड ओनर मानकर टैक्स कर देंगे। एक्चुअल में ओनर कौन होगा? एक्चुअल में ओनर उसके सबके सब होंगे।
जितने भी भाई होंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया था इसमें। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्चुअली कागजात जो पेपर्स हैं घर के, उसमें मालिक कौन है? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी मालिक है, लेकिन उस फ्लैट का बेनिफिशियल ओनर कौन है? जो उस जिसने भी वो राइट्स खरीदे उस फ्लैट के, उस फ्लैट में रहने का, वो फ्लैट खरीदा है, उस फ्लैट में रहने के जो राइट्स खरीदे हैं, तो वो बेनिफिशियल ओनर होगा। और अगर वो बेनिफिशियल ओनर होगा तो वो ही डीम्ड ओनर माना जाएगा, ना कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी। एक सेकंड लास्ट एग्जांपल ये था कि अगर आपने प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है और बदले में अपनी पेमेंट ले ली है, बेशक भले ही आपने सेल डीड दूसरे के नाम पर ना करवाई हो, बेशक आपने रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर ना करवाई हो, फिर भी जिसको जो पोजीशन करता है, जो पोजेस करता है उस चीज को, जो होल्ड करता है उस प्रॉपर्टी को, उसी को क्या माना जाएगा? ओनर, डीम्ड ओनर। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट था कि अगर आप किसी को लीज पर दे रहे हैं, किसी को चीज लीज पर दे रहे, चीज का मतलब यहां पर क्या है? सर यहां पर चीज का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी लीज पर दे रहे हैं और 12 या 12 साल से ज्यादा है, तो उस केस में जो भी लेसी होगा, लेसी लेसी बेनिफिशियल ओनर, उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, आप इंट्रा हेड एडजस्ट कर सकते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से, दूसरा आप उसको आप उसको एक हेड को दूसरे हेड से ट्रांसफर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी वाली बात थी। और तीसरा, अगर आपका इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप उसको 8 साल तक, और इन फ्यूचर जाकर आप उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट कर पाएंगे। लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विच इज सप्लीमेंट्री टू द बिजनेस, अगर कोई भी आप बिजनेस चला रहे हैं, उसकी सप्लीमेंट्री कोई एडिशनल बेनिफिट थी, कोई कमरा था वो आपने रेंट पर दे दिया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और करवाया था कल सर, वो कॉन्सेप्ट था स्टॉक इन ट्रेड का। अगर आपके पास कोई भी ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने स्टॉक इन ट्रेड दे रखी है, स्टॉक इन ट्रेड यूज करते हैं, तो उस केस में अगर आपने वो रेंट पर लेट आउट कर दी, तो उससे आने वाला रेंट क्या होगा? फटाफट बोलो, उससे आने वाला रेंट क्या होगा? सर वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, वो बिजनेस की इनकम नहीं होगी। और अगर फर्स्ट ईयर है, अगर आपने ये स्टॉक इन ट्रेड बनाया है, नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्डर के लिए इन्होंने एक स्पेशल पॉइंट निकाला था कि पहले 2 साल तक उसकी जीएवी क्या लेंगे? नील। 2 साल के बाद भी अगर आपसे फ्लैट नहीं बिका तो इसकी जीएवी क्या मान लेंगे? सर इसको मान लेंगे डीम्ड लेट आउट। इसके लूप होल मैंने आपको क्लास में बता दिया था। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो यहां तक हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम अपने उस वाले पॉइंट पर आते हैं। रिवीजन मैंने करवा दिया है, मैंने आपको बताया था जो भी हम कल पढ़ेंगे उसको हम आज रिवाइज करेंगे। फटाफट आ जाओ। डेट कितनी है जी आज? 3 फेब। हाँ जी 3 फेब। कोर्स कंप्लीशन की तरफ चल रहा है साहब आपका, ध्यान रखना। कोर्स कंप्लीशन की तरफ चल रहा है 3 फेब 2024। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है दोस्त। 3 फरवरी 2024 का दिन है, और सबसे पहले मैं वो उस बच्ची का डाउट सॉल्व करूंगा कि किसी क्वेश्चन में अगर वैकेंसी आ जाती है साथ में तो क्या होगा। सर किसके साथ आ जाती है? वो आ जाती है अनरिलाइज्ड रेंट के साथ। अनरिलाइज्ड रेंट के साथ अगर वैकेंसी उठ के आती है, तो इसका मैंने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बनाया है, सुबह सुबह ही बनाया है बैठ के। मैंने कहा यार बच्चे ने पूछा है तो एक बढ़िया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जहां पर वैकेंसी और अनरिलाइज रेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान दो, दिमाग पर जोर डालना शुरू करो, इस दिमाग को एकदम पकाओ मत कि आराम से रखा हुआ है दिमाग, अरे हमारा दिमाग रेस्ट पर है सर, नहीं, इसको रेस्ट से उठाओ, 3 महीने दौड़ाओ, इसको जितना दौड़ा सकते हो उतना दौड़ाओ, ताकि ये तुम्हारे काम आए। वैकेंसी एंड अनरिलाइज रेंट,
चलिए साहब, अगर आपके साथ ऐसा होता है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। मिस्टर जेके, प्रोवाइड द following details for his house property. Monthly rental income 7,000 per month. Occupancy of house 1/4/23 to 31st January 24. वैकेंसी रही आपकी 1/2/24 से लेकर 31 मार्च 24 तक। ध्यान देना जी, वैकेंसी रही। अनरिलाइज रेंट, अनरिलाइज रेंट है आपका 10,000। दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब सरकार का रेंट 82,000 पर एनम। कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कोई बच्चा अगर खुद से सॉल्व करना चाहे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक ही क्वेश्चन में आपकी वैकेंसी भी है और अनरिलाइज रेंट भी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी फटाफट कोई बच्चा अगर सॉल्व करना चाहे तो। सर हिंट दे सकते हो? हाँ हिंट दे सकता हूँ। वैकेंसी एट द एंड एकदम लास्ट में माइनस होगी। अनरिलाइज रेंट आपका माइनस हो जाएगा ARR में से, ARR में से। चलिए साहब करें, शुरू करें। सर एक बार आप ही करवा दो। चलो आंसर, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है दोस्त? सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 82,000। ARR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। या फिर एक काम करो, इसको इसके बाद लिखेंगे, इसमें लिखो एक्चुअल रेंट कितना है। एक्चुअल रेंट कितना है सर? रेंट था 7,000 पर मंथ। 84,000, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 84,000। हाँ सर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, कितना रेंट रिसीवेबल था सर? 2 महीने तो वैकेंसी थी, बाकी 10 महीने चढ़ा हुआ था 70,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है सर? 10,000 और माइनस करवा दो, 60,000 रुपये रेंट है। बोलो जी यहां तक समझ आया कि नहीं आया? मैं एक एक की एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। हाँ जी बोलो, बोलो जी बोलो।
इसके फिक्स स्टेप्स हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर 82,000, एक्चुअल रेंट कितना है सर 84,000। एक ही क्वेश्चन में अगर लेट आउट विद वैकेंसी है तो हमें चेक करना है क्या जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज्यादा आ रहा है मेरे एक्चुअल रेंट से, वो मेरा वैकेंसी के कारण तो नहीं आ रहा है। इफ देयर इज नो वैकेंसी तो रेंट कितना होता सर 70,000। इफ देयर इज नो वैकेंसी तो रेंट कितना होता 70,000 होता कि 84,000 होता। सर अगर वैकेंसी ना होती तो 84,000 होता। दैट मीन्स मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा होता एक्सपेक्टेड रेंट से। दैट मीन्स मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा होता एक्सपेक्टेड रेंट से। हाँ सर, सिंपल सिंपल। इसमें जीएवी निकल के आएगा आपका जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वैकेंसी कितनी है सर 2 महीने की, 2 महीने की सर। आप उसमें से वैकेंसी माइनस कर दोगे 714,000, कितना रह गया कैलसी दो जी 82,000 माइनस 14,000 68,000। योर जीएवी इज 68,000। चलिए जी, जीएवी इज 68,000। सर ये कैसे आया एक बार दोबारा समझा दो, एक बार समझ लो दोबारा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ महामारी नहीं है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ है। एक ही क्वेश्चन में वैकेंसी भी आई और अनरिलाइज रेंट भी आया। दैट मीन्स वो मकान क्या था। देखो कहानी कुछ ऐसे होती है कि आपका मकान किराए पर चढ़ा, शुरू में किराएदार ने किराया अच्छे से दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने किराएदार ने किराया ही नहीं दिया, किराएदार ने किराया ही नहीं दिया। दैट मीन्स वो क्या हो गया, अनरिलाइज रेंट। 2-3 महीने के बाद आपने वो मकान क्या करा लिया, खाली करा लिया, और मकान खाली रहा। उसके बाद क्या हो गया, वैकेंसी। तीनों की सिचुएशन में पहले लेट आउट था, फिर अनरिलाइज रेंट हुआ, फिर वैकेंसी हुई। तो ये केस में, इस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। मैंने वही किया, मैंने सबसे पहले निकाला अपना एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसके बाद आपको एक्चुअली रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल निकालना है। निकाल लिया सर, एक्चुअल में रेंट कितना था। फिर उसके बाद निकालना है कि आपका रेंट कितना रिसीव हो रहा था, रिसीवेबल रेंट। सर वो 70,000 था, रिसीव कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ सर वो 60,000 हुआ। तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट में से वैकेंसी माइनस करके चलनी है। फटाफट एक बार समझो इस चीज को। कहाँ गया पेन, कहाँ गया। चलिए जी, आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। सर हमें समझ नहीं आया, इसका एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। और
फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, सर 82,000। स्टेप 2, कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर वैकेंसी, सर 84,000 minus 10,000 unrealized rent. Whichever is higher लेना है आपको। स्टेप 3, स्टेप 4, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, सर 14,000। स्टेप 5, स्टेप 5, स्टेप 3, minus step 4 comes to 82,000 minus 14,000, 68,000। आंसर यही आया। आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। स्टेप 1 आपको लेना है एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 2 आपको लेना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एआरआर। एआरआर कैसे निकलता है सर? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरिलाइज्ड रेंट। मैंने यही किया, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल। पूरे साल का रेंट कितना था सर? 84,000 मिलता। अगर ना अनरिलाइज्ड रेंट होता, ना कुछ भी दिक्कत होती, ना वैकेंसी होती, कितना मिलता सर? 84,000। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, हर महीने आराम से रेंट मिलता रहता, 84,000 मिलता। लेकिन अनरिलाइज्ड रेंट माइनस करवाना जरूरी है एआरआर के लिए। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर व्हिचएवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर व्हिचएवर इज हायर, हायर लेते हैं। हाँ सर, उसमें से माइनस करवा दो वैकेंसी लॉस। ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, ध्यान से इधर देखना एक बार, ध्यान से भी देखोगे तब भी आप पाओगे कि मैंने क्या किया है। सर आपने किया है एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर, यही करते थे जीएवी के लिए। विच एवर इज हायर क्या आ गया? जीएवी। बस जीएवी में से आपके अनरिलाइज वैकेंसी माइनस की है मैंने, वैकेंसी माइनस कर दो, वही स्टेप निकल के आता है। लिखना चाहो तो ये स्टेप लिख भी सकते हो। स्टेप 1, फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद कैलकुलेट रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरिलाइज्ड रेंट बट बिफोर डिडक्टिंग वैकेंसी। स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ओ सॉरी स्टेप 3 में स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, जो भी फिगर आई। स्टेप 4 में आप वैकेंसी लिखेंगे कि वैकेंसी से लॉस कितना हुआ है, और स्टेप 5 में स्टेप 3 माइनस स्टेप 4 कर देंगे, तो आपका आंसर फाइनल निकल कर आएगा। आपका जीएवी है 68,000। इससे आगे आप खुद कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, या होमवर्क दे दूं आपको? सर यहीं करवा दो, चलो करते हैं। कैलकुलेट जीएवी म्युनिसिपल रेंट 60,000 पर एनम। म्युनिसिपल रेंट के बाद कितना? फेयर रेंट 66,000 पर एनम। एक्चुअल रेंट कितना? 7,000 पर मंथ। स्टैंडर्ड रेंट कितना? 69,000 पर एनम। टू मंथ की वैकेंसी है। अनरिलाइज रेंट भी 2 महीने का है। सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करो।
जो भी मैंने बातें बताई हैं फटाफट उसी को उतारो आंसर। सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सर 66,000, उसको कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड रेंट से, ये और ये विच एवर इज लोअर सर, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया जल्दी बोलो सर 66,000, 66,000 एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया सर 66,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल वैकेंसी से पहले सर एक्चुअल रेंट 7,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 84,000, हाँ लेकिन उसमें से अनरिलाइज रेंट 2 महीने का है तो 70,000 आ गया मेरा ARR, ARR कितना आ गया 70,000, GAV क्या होती है मेरी सर GAV होती है आपकी इन दोनों में विच एवर इज हायर 70,000, उसमें से माइनस करवा दो वैकेंसी 14,000 क्योंकि 7,000 पर मंथ है, इसको आप एनुअल रेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं या नेट GAV भी बोल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हाँ जी देखो क्वेश्चन आपके सामने है, समझ पा रहे हैं, पार्ट बी कर लेना होमवर्क में, होमवर्क है आपका पार्ट बी, सपोज इन अबव केस रेंट इज 6,000 पर मंथ, बस इतना ही करना है कि आपका जो रेंट है वो 6,000 पर मंथ के हिसाब से है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका कॉन्सेप्ट। हाँ जी क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट दोबारा समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा से समझो। वैकेंसी एंड अनरिलाइज रेंट एक साथ आए हैं, दैट मीन्स आपका मकान ऐसा है, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसमें अनरिलाइज रेंट भी है और वैकेंसी भी है, ठीक है, दोनों एक साथ आना थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करता है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एज इट इज जो GAV निकालते हो वो GAV निकाल दो, उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर देना, नेट GAV हम लेकर चलेंगे। कैसे सर, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप GAV निकालो, एक्चुअल में GAV सर इसकी मंथली रेंटल इनकम आ रही है 7,000 पर मंथ, ठीक है, ऑक्यूपेंसी ऑफ हाउस वैकेंसी अनरिलाइज रेंट एक्सपेक्टेड रेंट 80,000 82,000, एक्सपेक्टेड रेंट लिख लिया 82,000, हाँ सर उसको कंपेयर करवाओ ARR से, ARR कौन सा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरिलाइज रेंट 7,000, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7,000 84,000 माइनस 10,000 जो अनरिलाइज रेंट वो माइनस कर देना है, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 82,000 और दूसरा कौन सा रेंट बताया 74,000 विच एवरेज हायर 82,000, तो आपका GAV आया 82,000, 82,000 में से जो ये वैकेंसी रही 2 महीने की रही वो 2 महीने की वैकेंसी में हटा दूंगा, दैट मीन्स 14,000, यही हुआ है। 82,000 क्या है मेरा सर एक्सपेक्टेड रेंट, ARR कितना है मेरा सर 74,000 विच एवर इज हायर ले लेंगे, हायर लिया क्या आया सर GAV आ गया, GAV में से 14,000 जो वैकेंसी है वो माइनस करवा दो 68,000 आपका नेट GAV आ जाएगा, इससे पहले भी यही करवाया था। एक्सपेक्टेड रेंट 84,000, एक्चुअल रेंट इतना, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 70,000 लेकिन रिसीवेबल 74,000, वो ये दूसरा तरीका था, आप 82,000 में से डायरेक्ट 14,000 माइनस कर दो, दोनों तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, और फाइनली यहां पर मेरा खत्म हुआ हाउस प्रॉपर्टी। अब हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर सैलरी, नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत सैलरी।
एक हेड हमारा फाइनली खत्म हुआ, दूसरा हेड हमारा फाइनली शुरू हुआ। सैलरी चैप्टर। मेरी बात समझना जी, सब मेरी बात समझना एक बार, एक सेकंड के लिए, कि सैलरी जो चैप्टर है वो किसके प्रोस्पेक्टिव से आपको पढ़ना है। अभी तक सैलरी चैप्टर आपने जिस भी तरीके से पढ़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम सैलरी चैप्टर कुछ एक नए तरीके से देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ जी, फटाफट आ जाओ। हाँ जी, चलिए साहब, कैमरा थोड़ा सा डाउन कर लें, कैमरा थोड़ा सा डाउन कर लें। कैमरे का रिमोट कहाँ है? ये रहा सर कैमरे का रिमोट। चलिए साहब, कैमरा थोड़ा सा डाउन हो गया, हम इसको इधर भी थोड़ा सा आपको दिखना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि सैलरी चैप्टर आप किसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जो सैलरी चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव। किसके प्रोस्पेक्टिव से सर? एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से या एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। जल्दी बोलो सर, हमें कंफ्यूजन है, अभी भी हमें पता नहीं चल रहा मैं एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से ये चैप्टर पढ़ता हूं या एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। अटेम्प्ट मैं 2-3 दे चुका हूं, मुझे तो आज तक यही नहीं पता था कि मैं किसके प्रोस्पेक्टिव से ये चैप्टर पढ़ रहा हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एम्प्लॉयर कौन है सर? एम्प्लॉयर बिजनेसमैन है, हो सकता है, हाँ ठीक है। उसके लिए क्या कौन सा चैप्टर है सर? बिजनेसमैन के लिए तो पीजीबीपी है, तो ये एम्प्लॉयर के लिए तो ये चैप्टर नहीं है। बाकी बचा कौन? एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव से है। ठीक है, क्योंकि हम पीजीबीपी चैप्टर पढ़ेंगे वो एम्प्लॉयर के हिसाब से पढ़ेंगे, खर्चे कौन से अलाउड होंगे, डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा, पी&एल में कौन कौन से खर्चे डेबिट अलाउ डिसअलाउ। और सैलरी चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर होगा एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया बात। इसमें कुल मिला के सेक्शन है मेरे 15 टू 17, 15 16 17, 3 सेक्शन हम लोग इसमें रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे। अभी तक ये चैप्टर जो आता था ये आता था अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स या 6 मार्क्स या 5 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक का। अब क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो देखते हैं अभी ये कितने मार्क्स का चैप्टर आता है, कितनी वेटेज रह जाती है। तो इस चैप्टर में, सैलरी चैप्टर में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। देयर आर 4 पार्ट्स। सर कैसे? आपको पता होना चाहिए कि जो आप आगे चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं यार मजा नहीं आ रहा बैठ के पढ़ाने में ना, वो स्वाद ही नहीं है, वो फील नहीं आती बैठ के पढ़ाने में, मजा नहीं आता। अब ठीक है, हाँ जी। तो हम कहाँ थे सर? हम थे सैलरी चैप्टर में। बहुत बढ़िया, आ जाओ फटाफट। सैलरी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके हिसाब से? एम्प्लॉय के हिसाब से। एम्प्लॉयर के हिसाब से कौन सा चैप्टर है सर? पीजीबीपी चैप्टर है। बहुत बढ़िया। अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांटा गया। 4 पार्ट्स कौन कौन से? नंबर 1 एक जनरल पार्ट है, जनरल प्रोविजंस वगैरह है, हाँ सर। उसके बाद आपका एक और पार्ट है अलाउंसेस, हाँ सर। दूसरा है एक प्रिक्विजिट, हाँ सर। और एक है रिटायरमेंट बेनिफिट। मोटा मोटी ये चैप्टर 3 पार्ट्स में बढ़ता है, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में एक अदर पार्ट रह गया जनरल वाला सारा का सारा, जिसमें छोटे मोटे प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजंस वहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर शुरू होंगे अलाउंसेस, फिर परक्विजिट और फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ठीक है सर। हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस
चैप्टर के लिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट, फिर उसके बाद हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर चलते हैं, फिर अलाउंसेस पर चलते हैं, फिर परक्विजिट पर चलते हैं, सीक्वेंस होगा, हम देख लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सैलरी चैप्टर वैसे ही कहते रहते हो सर इतना बड़ा है इतना बड़ा है, सैलरी चैप्टर सारा का सारा मेरा बटा ही 4 पार्ट्स में है। चार पार्ट्स कौन से बता दिए जी? एक तो मैंने बताया बेसिक, अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में सैलरी चैप्टर बटा हुआ है। शुरुआत हम यहां से करेंगे बेसिक से, फिर हम अलाउंसेस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, व्हाटएवर सूट्स टू अस, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। चले, चलिए साहब, चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ फटाफट शुरुआत करते हैं सैलरी चैप्टर की। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए बट आपको पता होती नहीं है। सैलरी चैप्टर, सैलरी चैप्टर में देयर मस्ट बी ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये आपने सबसे पहले लाइन सुनी होगी, कहीं भी आपने किसी भी बुक में पढ़ा होगा कि हाँ सर सबसे पहले उस एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सर वो कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? वो पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट से। अब आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कोई बच्चा बिग 4 में जाएगा, कोई केपीएमजी में, ईवाई, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, जिसमें जो बच्चा जाना चाहे जा सकता है। उसके अलावा भी कोई बच्चा टाटा में जाएगा, कोई रिलायंस में जाएगा, कोई इंफोसिस में जाएगा, कोई एयरटेल में जाएगा। बात समझे? यहां अलग अलग तरीके से आप अपनी जॉब प्लेसमेंट लेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जब आप अलग अलग तरीके से अपनी जॉब प्लेसमेंट लेंगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ सर, आपके और एम्प्लॉयर के बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपकी सैलरी डिसाइड होगी, आपके अलाउंसेस डिसाइड होंगे, आपके परक्विजिट डिसाइड होंगे और आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिसाइड होंगे। अगेन सर बोलना, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। आपकी बेसिक सैलरी डिसाइड होगी, जो मेरा बेसिक का पार्ट है। हाँ सर, आपके अलाउंसेस डिसाइड होंगे, आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे। हाँ सर, आपको परक्विजिट डिसाइड होगी, ये फैसिलिटीज मिलेंगी। हाँ सर, और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स कि आप रिटायर होंगे इस कंपनी से तो क्या मिलेगा। तो पूरा सैलरी चैप्टर आपके लिए आपके सामने है। जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, बेसिक चीजें, हाँ जी बेसिक सैलरी इतनी है, इतना आपका इंक्रीमेंट होगा, ये चीजें मिलेंगी, इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, सारी बेसिक टर्म ऑफ कंडीशन लगी रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। उसके बाद सर अलाउंसेस की बात कर लें, यस, टेलीफोन अलाउंस मिलेगा, लंच अलाउंस मिलेगा, वर्दी मतलब यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे। सर परक्विजिट की बात कर ले, कंपनी आपको रहने के लिए घर देगी, आने जाने के लिए गाड़ी देगी, मोबाइल देगी। सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर लें, जब आप रिटायरमेंट होंगे आपकी कंपनी पेंशन कर देगी, जब भी आप रिटायरमेंट होंगे आपको ग्रेचुटी मिलेगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, देयर मस्ट बी ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप कैसे होगा? वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है कि आपका और आपके एम्प्लॉयर का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, दैट एक्चुअली डिसाइड कि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हो। अदरवाइज आप एक पार्टनर भी हो सकते हो, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ कह रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकते हो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बनी है तो वो डॉक्यूमेंट क्या है जिसके बेसिस पर आपका पता चलेगा देयर इज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आप कहीं भी काम करते हो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सर क्या इन्होंने एम्प्लॉयर बताया? एम्प्लॉयर कौन है? नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है, इस सैलरी चैप्टर में नहीं बताया। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है। एम्प्लॉय पार्ट ना, इन्होंने एम्प्लॉय बताया, पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, सीजनल एम्प्लॉय भी हो सकता है, नॉन सीजनल एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉयर टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। मतलब हर तरीके से जो जैसा चाहे वो वैसा हो सकता है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। स्किल्ड, अनस्किल्ड, फुल टाइम, पार्ट टाइम,
सीजनल, नॉन सीजनल, ठीक है, परमानेंट, टेम्परेरी, कोई कुछ भी हो सकता है। सैलरी चैप्टर हर एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय की बात करके बताएगा। और बेसिकली ये चैप्टर हमने किसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है? एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है सर। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है। हाँ सर, उसका दूसरा नाम हमने क्या रख दिया? रेम्युनरेशन। उसको मिला रेम्युनरेशन। ध्यान रखना, मैंने आपको जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था, एग्रीकल्चर चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था अगर पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और अपने पार्टनर को क्या दे रही है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्युनरेशन या सैलरी वगैरह, तो वो उनकी क्या मानी जाएगी सर? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और एग्जेम्प्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज मैं आपको दोबारा सैलरी चैप्टर में ये बात बता रहा हूं और तीसरी बार मैं पीजीबीपी में बताऊंगा। सैलरी चैप्टर में मैंने आपको क्या बता रहा हूं? सैलरी चैप्टर में फोकस, अगर आपका एम्प्लॉयर, आपका पार्टनर, सॉरी, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से क्या मिल रही है सर? सैलरी, अदर नेम रेम्युनरेशन मिल रही है, तो क्या वो सैलरी हेड में टैक्स होगी? नहीं। वो कह रहे हैं ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ही नहीं इसमें, आप तो उसके पार्टनर हो। मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हम दोनों पार्टनरशिप फर्म से अपनी सैलरी रेम्युनरेशन देते हैं, तो क्या यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नहीं, दोनों खुद मालिक है यार, पार्टनरशिप फर्म है हमारी, तो यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ही नहीं। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे बता फिर मुझे कहां टैक्स करना चाहिए सर? ये पीजीबीपी में होगा। दूसरे तरीके से अगर आप एक नट शेल में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, एकदम नट शेल में चेक करो कि यहां एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, बस दो लोगों ने साथ आकर एक बिजनेस शुरू किया है, तो वो उनका खुद का बिजनेस है यार। जब उनका खुद का बिजनेस है तो उसकी जो रेम्युनरेशन मिल रही है वो टैक्सेबल कहां करो? पीजीबीपी में करो ना यार, वो उनका खुद का बिजनेस है। जबकि भारतीय एयरटेल में मैं जॉब करने जाता हूं तो भारतीय एयरटेल मेरा बिजनेस थोड़ी है यार, मैं तो वहां पर नौकरी कर रहा हूं, तो मेरी जो इनकम आएगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। जबकि अगर मैं खुद का ट्रेडिंग का काम करता हूं किसी और के साथ मिलकर, दोनों मिलकर, और वहां से मैं अपनी मेहनताना लेता हूं, सैलरी लेता हूं, रेम्युनरेशन लेता हूं, तो वो मेरा बिजनेस है साहब, मैंने किसी और के साथ मिलकर शुरू किया है, तो वो टैक्स कहां होनी चाहिए? पीजीबीपी में, ना कि सैलरी हेड में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन मिलती है तो वो आप टैक्स कहां करेंगे? पीजीबीपी में। रीजन पता चला उसके पीछे? रीजन क्या आज तक रटते आ रहे थे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर बाई चांस इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, हाँ सर, उनको भी रेम्युनरेशन मिलती होगी, सैलरी मिलती होगी, हाँ सर, तो उनकी रेम्युनरेशन, उनकी सैलरी कहां टैक्स करेंगे? सर उनकी सैलरी तो टैक्स ही नहीं होती होगी, क्या बात कर रहे हो? इनकम टैक्स ऑफिसर वो तो खुद हमसे इनकम टैक्स ले रहे हैं, इस सैलरी पर जो भी मिलेगा इस पर मैं उसको इनकम टैक्स दूंगा, तो उनकी सैलरी कहां टैक्स होगी? सोचो सोचो सोचो, उनकी सैलरी कहां टैक्स होगी? बोलो सर, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स होती है? हाँ, उनकी भी सैलरी टैक्स होती है अंडर द हेड सैलरी ही। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि आपको पता होना चाहिए, अगर कोई जीएसटी ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो उन सब की सैलरी भी टैक्स होगी। गॉट इट सर। अब मुझे बताओ, जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, एमएलएज हैं, एमपी एमएलएज हैं, ये हर 5 साल में चेंज होते हैं। हाँ सर, जो इनको पैसा मिलेगा वो कहाँ टैक्स होगा? सर वो सैलरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि ये सैलरी के लिए काम करते हैं? ये तो क्या कहते हैं, हम तो क्या हैं? समाज सेवी। हम हैं समाज सेवी, हम तो समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। दैट मीन्स जो पब्लिक की बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। दैट मीन्स हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब कोई मेहनत कर रहा है तो सरकार उसको कुछ पैसा दे रही है, तो ये सैलरी बिल्कुल नहीं है। देयर इज ए नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट और एमपी एमएलएज कि उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो सीधा सीधा पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक बिहाफ पर, पब्लिक के बिहाफ पर पब्लिक को रिप्रेजेंट करते
हैं सरकार के पास, बदले में पैसे लेते हैं। जो पैसा मिलेगा वो IFOS में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी हेड में। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एक और बात आई, सैलरी जो होगी वो मेरी, क्या उस पर मेरा TDS कटेगा? क्या उस पर मेरा TDS कटेगा? हाँ सर, सैलरी पर TDS तो कटता। कौन से सेक्शन में कटता है दोस्त? सर 192 में TDS कटता है। सर किस रेट पर कटता है? सर वो तो फिर अगर स्लैब रेट है तो स्लैब रेट के हिसाब से हर साल आप, हर महीने आप उसका TDS काटते रहो प्रोपोर्शनेटली। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है तो TDS उस पर डिडक्ट होगा ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी जो आएगी मेरी वो कैसे टैक्सेबल होगी? सर मतलब कब मैं टैक्स करूंगा? कोई सैलरी आएगी सर, जब भी आपको सैलरी आए टैक्स कर दो। मैं कह रहा हूं मैं काम करता रहा, मैंने कहा यार सैलरी दे ही मत, 5 साल तक मत दे, मेरे पास पहले की सेविंग्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हर महीने ड्यू होती रही, टैक्स कब देगा? 5 साल बाद। सरकार का पैसा तो ब्लॉक हो गया ना यार। वो कहता कि जैसे लेट से मान लो ये कैलकुलेटर है, ये रिमोट है, ये रिमोट जब मैं बेचूंगा तो ही तो GST लगता है। GST, बात समझना, जब मैं रिमोट बेचता हूं तो ही तो GST सरकार के पास आता है। हाँ सर, जब मैं काम करूंगा और मुझे सैलरी मिलेगी तभी तो सरकार टैक्स देगी। हाँ सर, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक सैलरी लूं ही ना, और एक साथ लूं, सरकार का पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा, सरकार के पास रेवेन्यू कहां से आएगा? तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हर महीने या फिर हर 6 महीने, हर 2 महीने, जब भी आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी आपकी सैलरी ड्यू होगी और रिसीव्ड होगी, विच एवर इज अर्लियर में आपका टैक्स कर देंगे। जब भी सैलरी ड्यू होगी और रिसीव होगी आपको, दोनों में से जो भी काम पहले होगा। सर ड्यू कब होती है, एक्रूड कब होती है? दो बातों में फर्क आना चाहिए, ड्यू और एक्रू। एक्रू का मतलब क्या है कि आप हर दिन काम करते रहे, हर दिन आप मेहनत करते रहे, आपकी सैलरी एक्रू होती रही, और आपके एम्प्लॉयर का जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें लिखा था हर महीने हम आपको सैलरी देंगे। तो जैसे ही महीना खत्म हुआ, जो एक्रूड इनकम थी वो कन्वर्ट होगी ड्यू में। अब आप लीगली जा सकते हो, राइट है आपका उससे पैसे मांगने का। राइट पहले भी था, हो सकता है आप 10 दिन बाद नौकरी छोड़ दो, बीच में, महीने के बीच में नौकरी छोड़ दो, तो उतने दिन के पैसे तो सबको मिलते हैं। ड्यू कब होती? जब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी और आपके एम्प्लॉयर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अमूमन तौर पर हर महीने के एंड पर सैलरी क्या हो जाती है? ड्यू हो जाती है। तो पहले सैलरी हर दिन एक्रू होती है। आपने आज काम किया, आज का तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप डेली बेसिस वर्कर नहीं हो, आपको सैलरी मिलती महीने के बाद। तो आज किया, एक्रू हो गई, कल किया, एक्रू हो गई, परसों किया, एक्रू हो गई, महीने के एंड में सारी एक्रूड सैलरी मिलाकर ड्यू हो गई, सारे दिन की सैलरी मिलाकर। ड्यू जब भी आपकी सैलरी होती है महीने के एंड पर, ड्यू का मतलब एम्प्लॉयर ने आपके यहां एंट्री पास कर दी कि मुझे इसको सैलरी देनी है, और आपको रिसीव होगी अगले महीने की 7 तारीख को, अगले महीने की 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, या इसी महीने की लास्ट तारीख को, तो आपको रिसीव्ड होगी। तो दोनों में से जो भी कार्यक्रम पहले होगा, जो भी एक्टिविटी पहले होगी, उस पर यू हैव टू पे टैक्स, टैक्स टू गवर्नमेंट। सर क्या हर महीने टैक्स देते हैं? नहीं, ITR जाती है साल में एक बार, तब ही टैक्स देते हैं, लेकिन TDS की लाइबिलिटी आती है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हुई, एक बार देख लेते हैं ये क्या क्या बातें हमने देखी। Every payment made by employer to his employee, service rendered during the course of employment would be taxable income from. There should be employer employee relationship, master servant, principal agent. ये कुछ रिलेशनशिप आपके होने ही चाहिए, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, मास्टर सर्वेंट का हो, प्रिंसिपल एजेंट का हो। एम्प्लॉय में भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सीजनल, नॉन सीजनल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल्स,
कमीशन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉय काम करता है, डायरेक्टर, दोनों पोस्ट अलग अलग है, डायरेक्टर अलग है, एम्प्लॉय अलग है, अगर डायरेक्टर, उस कंपनी का डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। Taxed under the head salary if director is an employee of the company, if he is not an employee of the company तो डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो कहाँ जाएगा, IFOS में। वहीं पर अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ मिल रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ मिल रहा है तो वो कहाँ टैक्स होगा, PGBP में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, MP, MLA, MLCs are not employee of the government, thus their salary is not taxable under the head salary, they are taxable under the head IFOS में। Salary paid to partner by a firm, it is an appropriation of profit, it is not treated as salary since no employer-employee relationship exists। मैंने भी यही बताया था, between the partner and the firm, it is taxed under that PGBP to the extent allowed deduction under section 40B। Salary include both monetary non-monetary facilities, salary and wages are the same thing for income tax purpose। अकाउंट्स के लिए हो सकता है तुम सैलरी नीचे लिखते हो, वेजेस ऊपर लिखते हो, मतलब हो सकता है सैलरी तुम ट्रेडिंग P&L अकाउंट में लिखते हो और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, लेकिन इनकम टैक्स के लिए सैलरी भी वही है, वेजेस भी वही है, सब कुछ वही है। Salary include the following: wages, annuity, pension, gratuity, fees, commission, perquisite, profit in lieu of salary, addition salary, advance salary, leave salary, encashment, सारे एक एक टर्म करके हम पूरे चैप्टर में ये सारे टर्म पढ़ लेंगे, सारे टर्म पढ़ेंगे, चिंता मत करो। Basis of charge, salary is taxable on due or receipt basis whichever is earlier, या ड्यू होगी या रिसिप्ट होगी, whichever is earlier। एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पर टैक्स हो जाएगी, जो या तो ड्यू होगी या रिसिप्ट होगी, दोनों में से जो पहला काम होगा उसी पर टैक्स कर देंगे। तो एडवांस मिला तो रिसिप्ट हो गई, टैक्स कर दो। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस वेदर इट इज ड्यू और नॉट। एडवांस सैलरी हैज बीन टैक्स्ड ऑन रिसिप्ट बेसिस इन अर्लियर प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी टैक्स अगेन ऑन ड्यू बेसिस। क्या कहना चाहता है, कवि कविता से ये कहना चाहता है, अगर बाई चांस मान लो 2023 में आपने एडवांस सैलरी ले ली 2027 तक की, तो फिर जब भी वो सैलरी 2027 तक ड्यू होगी फिर दोबारा टैक्स मत करना, क्योंकि आपने पहले में ही टैक्स ले लिया। एरियर ऑफ सैलरी, पास सैलरी, ओनली इंक्रीमेंटल पार्ट। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या है सर? एरियर ऑफ सैलरी का मतलब है आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपकी पीछे से बढ़ के मिली है। कई बार ऐसा होता है कि सैलरी पीछे से बढ़ के मिलती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जब भी आप शुरुआत में लगते हैं, इनिशियली लगते हैं, तो उसमें कई बार पे स्केल बढ़ जाता है, पे ग्रेड बढ़ जाता है, तो कई बार वो बैक से पे ग्रेड बढ़ाते हैं। बैक से मतलब आज से 5 साल पहले जो भी एम्प्लॉय लगे होंगे 5 साल से आज तक सबको इस पे ग्रेड पर सैलरी मिलेगी। तो वो जो इंक्रीमेंट हुआ है पीछे से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरियर ऑफ सैलरी या सैलरी इन एरियर। पास्ट सैलरी केवल बढ़ा हुआ पार्ट। मान लो आपको 50,000 सैलरी मिल रही थी पिछले 5 साल से, सरकार ने कहा नहीं आपको 60,000 मिलनी चाहिए थी पिछले 5 साल से, तो जो 10,000 सैलरी बढ़ के मिलेगी सालाना बेसिस पर जो भी बढ़ेगी वो आपका क्या होगा, एरियर ऑफ सैलरी। Salary in arrear because taxable on due basis. Since salary paid already is taxed on due basis, it cannot be taxed again payment basis। ये तो सबको ही पता है भाई, एग्जाम्पल रीड आउट कर लेना। सैलरी ड्यू ऑन लास्ट मंथ, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट मंथ के आखिरी, उस मंथ की आखिरी तारीख पर, लास्ट डे ऑफ द मंथ, उस मंथ की आखिरी तारीख पर, तो सैलरी फ्रॉम अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2023 की सैलरी टैक्सेबल होगी 23-24 में। और अगर पहली अगले महीने की पहली तारीख को, तो फिर एक एक महीना पीछे चले जाना, तो सैलरी फ्रॉम मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी 23-24 के लिए। एक महीना पीछे चले जाना। कैसा, क्यों? क्योंकि उसने क्या, सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी आपकी ड्यू होती है। तो जो अप्रैल की सैलरी है वो कब ड्यू होगी, मई में, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, ऐसे ही मार्च की सैलरी कब ड्यू होगी, अप्रैल में, और फरवरी की सैलरी मार्च में। हमें तो 12 महीने ही लेने हैं तो हम एक एक पीछे चले जाएंगे। नॉर्मल केस में तो अप्रैल से मार्च ले लेंगे, लेकिन इस केस में मार्च से फरवरी ले लेंगे। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है तो बताओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
माय बॉयज। हाँ जी, चल सकते हैं। यस और नो, बोलो जी, बढ़े आगे। हाँ सर, ये कुछ एग्जांपल्स है, आप एक बार एग्जांपल अपने से खुद से रीड कर लेना। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, सेक्शन 9 ऑलरेडी टोल्ड, खुद से एक बार रीड कर लेना, होमवर्क है आपका। जब आपका रेजिडेंशियल चैप्टर पढ़ाया था मैंने सारा आपको बताया, ये भी मैंने बताया हुआ। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टू गवर्नमेंट इज डीम्ड टू एक्रूराइज इंडिया, बट लेकिन अलाउंसेज और एग्जेम्पशन, बट अलाउंसेज और परक्विजिट आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, सेक्शन 10(7) में ऑलरेडी टोल्ड यू। सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका क्या मतलब होता है? सैलरी पेड टैक्स फ्री, क्या ये ऐसी सैलरी जिस पर टैक्स नहीं लगता? सैलरी पेड टैक्स फ्री, दैट मीन्स जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको सैलरी मिल रही है उस पर जो टैक्स होगा, जो आपको सैलरी मिल रही है उस पर जो टैक्स होगा वो कौन देगा? सरकार देगी, सॉरी एम्प्लॉयर देगा। जो भी आपको सैलरी मिलेगी उस सैलरी पर टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर टैक्स करेगा, दैट इज टैक्स फ्री सैलरी। क्या इस पर टैक्स लगता है? हाँ लगता है। फॉर टेक एन एग्जांपल, फॉर टेक एन एग्जांपल, आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर स्लैब रेट से टैक्स कितना लग रहा है? सर इस पर टैक्स लग जाएगा 1,12,500। तो अब ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? 10 लाख प्लस वो कह रहा है तेरे ऊपर 1,12,500 टैक्स लगता तो ये भी ले जा, टोटल तेरे को मैं 11,12,500 दूंगा, तो इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स तो लगेगा इस पर, दैट इज कॉल्ड टैक्स फ्री सैलरी। नेट सैलरी कितनी हो गई? अब एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिली? एम्प्लॉय को सैलरी मिली, वो मिली 11,12,500। एक्चुअल में इसकी सैलरी कितनी थी? सर एक्चुअल में इसकी सैलरी थी 10 लाख रुपए। वो बोला अच्छा एम्प्लॉय तो मेरा खास एम्प्लॉय है यार, तुझे टैक्स भी देना है क्या? वो बोलेगा साहब 10 लाख में से 1,12,500 तो मेरा टैक्स ही चला जाएगा, क्या घर लेकर जाऊंगा, बीवी कूटेगी अलग। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा टैक्स भी भर देता हूँ, 10 लाख तो ये ले प्लस टैक्स ले 1,12,500। सरकार क्या बोली? इधर आ, 1.5 शाना बनता है, दोनों को ऐड कर, इतनी तेरी सैलरी मान लेंगे, दैट इज कॉल्ड टैक्स फ्री सैलरी। निचोड़ निकाल लेना। Employer bear the burden of tax, employer bear the burden of tax on salary of employees। ठीक है जी, ठीक है साहब। एडवांस लोन, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, देखिए एडवांस सैलरी ये होती है कि मैंने अगले 5 महीने की सैलरी आज ही ले ली, मैं काम करता रहूंगा, मेरी सैलरी हट जाएगी, मैं फ्री में काम कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, दैट इज कॉल्ड एडवांस सैलरी। और एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब है वो सैलरी नहीं है, वो लोन है। मतलब आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ, आपके एम्प्लॉयर को भी पता है आप यहीं पर काम करोगे, आपने क्या बोला? साहब एक काम करो ना, मेरे को लोन दे दो साहब। वो कह रहा है एडवांस ले जा, कह रहा है सर एडवांस छोड़ो, मेरा हर महीने खर्चा रहता है, बट इस महीने क्या हुआ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया, बीवी के लिए शॉपिंग करनी पड़गी 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए मुझे सैलरी के अगेंस्ट एडवांस दे दो, अगर बाई चांस मैं ना दे पाया तो मेरी सैलरी कट जाएगी, वरना भी ये लोन मैं अलग से चुका दूंगा। तो ये लोन होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, और एडवांस सैलरी होती है मेरी सैलरी या फिर एडवांस के नाम से।
loan is different from salary, it cannot be taxed as salary. Advance against salary is different from advance salary, it is an advance taken by the employee from his employer. This advance is generally adjusted with his salary over a period, specific period of time. आप एक ओवर पीरियड स्पेसिफिक टाइम सैलरी कर दोगे सैलरी के अगेंस्ट, ठीक है। ठीक है साहब, एक नया कॉन्सेप्ट आया, फोरगोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, फिर बेसिक वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर आपका 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 हाँ, फिर ये अलाउंसेज आ जाते हैं, वेरियस अलाउंस एंड देयर टैक्सेबिलिटी। बेसिक फिर हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार, फोरगोन ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोन ऑफ सैलरी का क्या मतलब है? फोरगोन ऑफ सैलरी का मतलब है कि आपने सैलरी फोरगो कर दी। आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहा था ले यार पैसे ले, आप बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक काम करो ये सैलरी ना बाहर एक गरीब बैठा है आप उसको दे दो मेरे बिहाफ पर इस महीने की सैलरी, दैट इज कॉल्ड फोरगोन ऑफ सैलरी। या फिर आपने क्या बोला, एम्प्लॉयर एक काम करिए सैलरी मुझे मत दे, मेरा ना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दे, मुझे मत दे, मेरा ना एक लोन की किस्त चल रही है वो पे कर दे, दैट इज कॉल्ड फोरगोन ऑफ सैलरी। आपके पास सैलरी आई या तो आपने फिर डाइवर्ट कर दी या आपके आने से पहले ही आपने डाइवर्ट कर दी, उस केस में टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू पे टैक्स इन द केस ऑफ फोरगोन ऑफ सैलरी। साथ में ही कोई और कॉन्सेप्ट आया, पहले फोरगोन ऑफ सैलरी पढ़ते हैं। इफ एम्प्लॉय फोरगो इज सैलरी, इट डजंट मीन दैट सैलरी फोरगोन इज नॉट टैक्सेबल। Once salary accrue, subsequent waiver by employee doesn't make it is exempt from tax. Such waiver is only an application and hence it is taxable. एक आया सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? ये बात है आजादी के टाइम की, 1947। उस टाइम पे सरकार ने लोगों को कहा कि यार देश की हालत खस्ता है, आप एक काम करो अपनी सैलरीज सरेंडर करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे कोई कर नहीं लगाएंगे इस पर, अगर आप सैलरी सरेंडर नहीं करोगे तो हम आपसे टैक्स भी लेंगे, हैवी टैक्स लेंगे। तो लोगों ने सोचा यार देशभक्ति भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी है, आप एक काम करो हम अपनी सैलरी सरेंडर कर देते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक कानून पास किया, एक एक्ट बनाया, सैलरी ऑफ सरेंडर एक्ट या सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट, पूरा एक कानून बनाया। जैसे वो था ना रेंट कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, तो ऐसा ही एक और कानून बनाया उन्होंने कि सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट। तो सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के हिसाब से जो कानून बना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अपनी सैलरी सरेंडर कर रहा है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरेंडर ऑफ सैलरी to central government, surrender of salary, exemption from taxation, salary is exempt। दो और टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कई बार पूछ लेता है एमसीक्यू में बनाकर पूछता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब है किसी सर्विस के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जस्ट लाइक आप एम्प्लॉय हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, किसी सर्विस के लिए, स्पेसिफिकली इस सर्विस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये खत्म, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फॉर टेक एन एग्जांपल, आप किसी जिम में ट्रेनर हो, आप किसी जिम में ट्रेनर हो, आपका और उस जिम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप हमारे यहाँ पर डेली आओगे, वर्कआउट कराओगे, हम आपको सैलरी देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आप किसी जिम में गए, वहां पर आपने कोई बहुत मोटा, बहुत पतला आदमी, इंसान, औरत, जो भी देखा, आपने उससे बात की, आपने जिम ओनर से बात की, तीनों ने मिलकर बैठकर बोला कि चलो ठीक है, आपका वेट मैं 80 केजी से 60 केजी तक ले आऊंगा, इतना ही काम होगा, इतनी मेरी फीस होगी, उसके बाद मेरा आपका वास्ता खत्म, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये आपने फ्रीलांसिंग काम किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी मानी जाएगी, एम्प्लॉय एग्री टू वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। हाँ, इस चैप्टर में डबल ई का मतलब एम्प्लॉय होगा और ई आर का मतलब एम्प्लॉयर होगा, लिख लेना। कहीं भी आपको डबल ई लिखा मिले दैट मीन्स एम्प्लॉय,
ER लिखा मिले, दैट मीन्स एम्प्लॉयर। गॉट इट सर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, PGVP, वन पर्सन वर्क फॉर अनदर पर्सन एज ए फ्रीलांसर। वो उसके दबाव में आके काम नहीं कर रहा है, वो अपनी फ्री विल से काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांस। ठीक है जी, ठीक है। ये आपके पढ़ने के लिए है, होमवर्क है दोस्त। कंपोनेंट ऑफ सैलरी एंड देयर टैक्सेबिलिटी, बेसिक सैलरी, DA, लीव, सैलरी इन ड्यू, फीस, कमीशन, मंथली, ये सारे फुली टैक्सेबल है। एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, सब आपको दिया हुआ। एक जगह पर मैंने कंसाइज करके दे दिया है, एक जगह पर कि ये चीजें होंगी, इनका ये ट्रीटमेंट होगा, पूरा कंसाइज है एक पेज में, एक पेज में। अगला पेज क्या है कि सैलरी का मतलब क्या क्या है। आप आगे आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आप पाओगे कि सैलरी का मतलब अलग अलग है। जैसे ग्रेचुइटी के लिए सैलरी का मतलब अलग होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का मतलब अलग होगा। तो इस तरीके से एनपीएस के लिए, ईपीएफ के लिए, लीव सैलरी के लिए, एचआरए के लिए, वीआरएस के लिए सैलरी का ये मतलब है, और रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का ये मतलब है। तो एक पेज पर मैंने आपको ये आधे पेज पर है शॉर्टकट बना के दे दिया। दैट मीन्स मैंने दो शॉर्टकट बनाए, दोनों आप खुद से पढ़ना, खुद से वो करना, क्योंकि ये क्रक्स है। पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। बट ये चीजें एक साथ एक पेज पर मिल जाए तो कंपैरिजन आसान हो जाता। बाद में बच्चा कहता सर एचआरए में सैलरी का क्या मतलब था, सर वीआरएस में सैलरी का क्या मतलब था, सर आरएफए में सैलरी का क्या मतलब था रेंट फ्री अकोमोडेशन में। तो इसलिए उनको कंफ्यूजन ना हो, उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल सिंपल एज दैट। ठीक है यार, एक जगह हम इनको कंसाइज करके बच्चे को दे देते हैं। ये आपका पहला पोर्शन हुआ खत्म। बेसिक, बेसिक मैंने चैप्टर, बेसिक सैलरी चैप्टर का बेसिक पार्ट मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। अब जो आपका आएगा उन चार में से उन तीन में से हम बेसिक अभी शुरू, बेसिक करवा दिया, उसके बाद हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट या अलाउंसेस या परक्विजिट। ठीक है जी, ठीक है सर, चलो जी आओ फटाफट एक बार शुरू करते हैं। अलाउंस शुरू करें, परक्विजिट शुरू करें कि रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू करें? 1 मिनट का ब्रेक लेके मुझे फटाफट बतलाओ। जो आप बतलाओगे, जो आपके मन में सबसे पहले आएगा हम सबसे पहले वही शुरू करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अलाउंसेस पहले शुरू कर लो, परक्विजिट कर लो, रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू कर लो, वट एवर योर चॉइस, देन यू कैन स्टार्ट। एक छोटा सा फॉर्मेट भी है, अगर बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज रहता तो है ही। बेसिक सैलरी प्लस कर देंगे रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कर देंगे अलाउंसेस प्लस कर देंगे पर्क, इसको पर्क भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म पर्क। बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में सब इनको पर्क बोलते हैं कि ये हमारे पर्क हैं, दैट मीन्स परक्विजिट हैं। आप इनमें ये ऐड कर देंगे, ये आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी। इसमें से अब माइनस करेंगे क्या, डिडक्शन। सर ये डिडक्शन कौन सी, वो 80C वाली नहीं, वो एक्सटर्नल डिडक्शन है, आपको इंटरनल डिडक्शन माइनस करनी है। सर ये कौन सी है डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16 वाली डिडक्शन। हाँ सर, उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो आती है 50,000 रुपए की, करेक्ट। तो ये सैलरी का फॉर्मेट है, उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन। हाँ जी, सैलरी चैप्टर नंबर 5,
चलो जी, एक बात बताओ, रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू कर ले? रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू कर ले? हाँ सर, रिटायरमेंट बेनिफिट करवा दो सर, बड़े कंफ्यूजिंग रहते, 6-7 है, 5-6 हैं। हाँ सर, तो 6 है मोटा मोटी, 6 है मोटा मोटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। प्रोविडेंट फंड भी इंक्लूड है उसमें। यस, कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट सर? ग्रेचुटी है सर, पेंशन है सर, लीव एनकैशमेंट है सर, प्रोविडेंट फंड है सर, वीआरएस है सर, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है। 6, ग्रेचुटी, पेंशन, वीआरएस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, लीव एनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड। चलो, सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट ही शुरू करते हैं, फिर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर? रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुटी, टन टन, सेक्शन टन टन, पेंशन सर टन टन ए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सर टन टन बी, लीव एनकैशमेंट सर टन टन डबल ए, वॉलंटरी रिटायरमेंट पॉपुलरली नोन एज सर वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंडर सेक्शन सर टन टन सी, प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 10, 11, 12। ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। हम इनको डायग्रामेटिक वे में समझेंगे, डायग्रामेटिक वे में समझेंगे इनको, डायग्राम के हिसाब से। रिटायरमेंट बेनिफिट, सबसे पहले ग्रेचुटी, फिर पेंशन, फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, छटनी कर दिया, लीव एनकैशमेंट, छुट्टियों का पैसा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट निकाल दिया, सॉरी अपनी मर्जी से निकल गया, यहां पर निकाल दिया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन छटनी कर दिया, निकाल दिया, और प्रोविडेंट फंड। 6 आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। दैट मीन्स जब भी आप किसी भी कंपनी से रिटायर होगे तो सबसे पहले आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पर सैलरी तो मिलेगी आपको, ग्रेचुटी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी मिलेगा, लीव एनकैशमेंट भी मिलेगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी मिलेगी, और प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। हाँ जी, शुरू करें, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
हाँ जी, सबसे पहले ग्रेचुइटी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंटिन्यू विद द ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ग्रेचुइटी है क्या। ग्रेचुइटी क्या होती क्या है? आपने काम किया, पूरे साल काम किया, पूरी लाइफ काम किया, लास्ट में आके जब आप काम के लायक नहीं रहे तो आपको क्या बोला गया? क्या बोला गया कि अब आप काम के लायक नहीं हो, अब निकलो यहां से। जब आप वहां से निकल रहे थे तो आपको ना मान सम्मान मिला, ना कुछ पैसा मिला, ना कुछ भी मिला। आपको ना मान सम्मान मिला, ना कुछ भी मिला। तो फिर कहा, सरकार ने कहा यार एक बात बताओ, वो 60 साल की उम्र में मान लो रिटायर हो रहा है, अगर हम कुछ ऐसा कानून बना दें, कुछ ऐसा कानून बना दे जिससे लोगों को, अब देखो वैसे इन जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे कि यार चलो एक भाई ये बंदे रिटायर हो गए आपके यहाँ से, अब इनकी कौन देखभाल करेगा, कौन सेवा पानी करेगा, कौन इनको पैसा देगा, तो एक काम करो तुम इसको कुछ पैसे दे दो। कौन मानेगा? कोई नहीं माने। इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ कोई भी, इन्होंने क्या बना दिया? ग्रेचुटी एक्ट बना दिया, ग्रेचुटी एक्ट बना दिया। और उसमें क्या लिखा? उसमें ये लिखा कि अगर आपके यहाँ कोई भी 5 साल तक काम करता है, अगर आपके यहाँ कोई भी 5 साल तक काम करता है या उससे ज्यादा करता है, तो यू हैव टू पे अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट। किसको? अपने एम्प्लॉइज को। और उसका नाम दिया गया ग्रेचुटी। दैट मीन्स एक काम करने का इनाम है ग्रेचुटी, काम करने का इनाम है ग्रेचुटी। आपको मिलेगी क्या? ग्रेचुटी। एक लमसम पैसा हम आपको दे देंगे, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिस महीने में आप रिटायरमेंट हो गए। वो कहते हैं ना कई बार कि अरे रिटायरमेंट पे पैसा लेके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। वो ग्रेचुटी लेकर आ रहा है। आपने इतने दिनों से मेहनत शिद्दत के साथ काम किया, अब आप रिटायर हो रहे हो, तो वो कंपनी, वो एम्प्लॉयर आपसे खुश होकर आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना चाहता है, लमसम एक साथ, ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी आपको अलग अलग टाइम पर मिल सकती है, ग्रेचुटी आपको अलग अलग टाइम पर मिल सकती है। कब कब मिल सकती है? ग्रेचुटी आपको 3 टाइम पर मिल सकती है। सर क्या बात कर रहे हो, 3 बार? अभी तो बोला आपने सिर्फ एक बार मिलती है। मैंने कहा अलग अलग टाइम पर मिल सकती है। आपको ग्रेचुटी रिटायरमेंट पर मिल सकती है, ड्यूरिंग द सर्विस मिल सकती है, रिटायरमेंट पर मिल सकती है, आफ्टर द डेथ मिल सकती है। हाँ जी, ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस मिल सकती है, रिटायरमेंट पर मिल सकती है, आफ्टर द डेथ मिल सकती है। एक बात बताओ, तीनों ही केसेस हैं, तीनों ही केस में आपको ग्रेचुटी मिल सकती है, लेकिन तीनों की टैक्सेबिलिटी अलग अलग होगी। डायग्राम से हम इस चीज को समझेंगे कि अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिली, ड्यूरिंग द सर्विस का क्या मतलब है? सर जब आप जॉब कर रहे थे ना, आपको तभी पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है कोई बात नहीं, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने अपने एम्प्लॉयर को क्या बोला? सुन देख यार एम्प्लॉयर, मैंने तेरे यहाँ 10 साल काम किया, ठीक है, मेरे को ग्रेचुटी देगा तू जब मेरी रिटायरमेंट पे? बोला दूंगा। बोला यार उस टाइम छोड़, आज मेरी बेटी की शादी है, आज मेरी बेटी की शादी है, बेटे बेटी किसी की भी शादी है, तो मुझे आज ही ग्रेचुटी दे दे, वो पैसा मेरे कुछ काम तो आएगा, उस टाइम में मेरे कोई काम नहीं आएगा। बोला ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस ले लो ग्रेचुटी। जब भी ड्यूरिंग द सर्विस मिलेगी ग्रेचुटी, वो पूरी की पूरी क्या होगी? जब भी ड्यूरिंग द सर्विस मिलेगी ग्रेचुटी, वो पूरी की पूरी होगी टैक्सेबल। दूसरा केस बिल्कुल जायज केस है, रिटायरमेंट पर मिल गई। जब भी आप रिटायर हुए आपको ग्रेचुटी मिली, फिर उसमें देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेचुटी कैसे मिल रही है, आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो या ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो,
तब आपको ग्रेचुटी मिल रही है, वो अलग अलग ट्रीटमेंट है, मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा। तीसरा केस आफ्टर द डेथ मिल रही है, मरणोपरांत किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई, जैसे भी हुई, लेकिन तब तक उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी। उसकी मरने के बाद जो भी उसके पीछे है, दैट मीन्स उसकी फैमिली वगैरह है, उसको उनको क्या मिली? ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी 3 तरीके से मिल सकती है। अब हम इसको एक डायग्राम के रूप में, एक डायग्राम बेसिस पर देखेंगे, या इसी को डायग्राम बना दें। सर इसी को डायग्राम बना तो सकते हैं सर, ऐसी बात तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस मिली तो ये हो जाएगी टैक्सेबल। बस ये वाला पॉइंट तो खत्म हो गया यहां पर। अगर आपको ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस मिली तो ये हो जाएगी टैक्सेबल। रही बात रिटायरमेंट की और रही बात आफ्टर द डेथ की, तो ये हो जाएगी एग्जेम्प्ट। क्या बात कर रहे सर, देख लो हमारे सामने। ड्यूरिंग द सर्विस मिली तो ये टैक्सेबल हो जाएगी ग्रेचुटी, एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मिली तो जिसको भी मिलेगी, लीगल हेयर को मिलेगी उसके, तो उसके हाथ में क्या होगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। रही बात रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट के टाइम पर हम लोग चेक करेंगे क्या? रिटायरमेंट के टाइम पर हम लोग चेक करेंगे, ये चार्ट रेफर करना है इसके लिए, चार्ट इसके नीचे ही बना देते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पर हम लोग देखेंगे कि, रिटायरमेंट के टाइम पर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वेदर it is government employee और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट। और ये गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है सर? ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है देन वी हैव टू चेक अगेन, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक अगेन। क्या चेक करना पड़ेगा? वी हैव टू चेक अगेन वेदर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, और दूसरा नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, जीए का मतलब ग्रेचुटी एक्ट है। अगर ये कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो आपको अलग ट्रीटमेंट करना है, मतलब अलग टैक्सेबिलिटी निकालनी है। और अगर ये कवर्ड अंडर, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो आपको अलग तरीके से निकालना है। बात समझ रहे हैं? हाँ जी, बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर, समझ पा रहा हूं। चलो जी, अब अगर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या? अगर एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है, मतलब एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट लगेगा एम्प्लॉयर पर, एम्प्लॉय पर नहीं लगेगा, तो अलग ट्रीटमेंट होगा। और अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है, दैट मीन्स जिस भी एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उस एम्प्लॉयर पर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, फिर भी एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसको ग्रेचुटी दे रहा है,
तो हमें टैक्सेबिलिटी निकालनी है दोनों केसेस में कि एम्प्लॉय के हाथ में क्या टैक्स होगा और क्या टैक्स नहीं होगा। अगर वो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है, अगर वो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या आएगी, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ हो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसमें से जो भी अमाउंट रिसीव हो उसमें से आप माइनस कर लेना, आप माइनस कर लेना ए बी सी, तीनों में से लोअर। ए में क्या, एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, मैक्सिमम लिमिट कितनी, 20 लाख रुपए, और तीसरा होगा 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, सर्विस और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ध्यान देना जी। ठीक है, ठीक है सर। जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से आप माइनस करवा देंगे तीनों में से जो भी कम होगा, तीनों में से जो भी कम होगा। पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। फोर्टी ईयर 6 मंथ, 40 ईयर, 40 ईयर 7th मंथ, 41 ईयर लेकर चलेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझे कि नहीं समझे, समझे सर। समझ में बात आई कि नहीं आई सर, आ गई सर, चलो बहुत बढ़िया जी। अब बात करते हैं नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट की। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, आप यहीं पर बना लेना डायग्राम, मैं इसके नीचे बना देता हूं। कुछ नहीं, सिंपल, बस इसी इसमें चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा।
अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट कितनी 20 लाख। बस यहां पर चेंज हो गया 1/2 या 15/30 भी कर सकते हो, 15/30। एवरेज सैलरी ऑफ average salary of 10 month preceding average salary of 10 month preceding the month of रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जिस भी महीने में ले रहे हो उससे पहले के 10 मंथ की सैलरी ऐड कर देना, डिवाइड बाय 10 कर देना, एवरेज सैलरी आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस yet to be completed, yet to be completed। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, नॉट येट टू बी कंप्लीटेड, खाली कंप्लीटेड, येट टू बी नहीं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। वो वीआरएस में था, येट टू बी कंप्लीटेड, वो वीआरएस में था, मैं यही चेक कर रहा था कहाँ का ध्यान आया मुझे। वो वीआरएस में है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, कि नंबर ऑफ मंथ्स येट टू बी कंप्लीटेड, कितने महीने की आपने सर्विस दे दी और कितने की आपको और देनी थी रिटायरमेंट से पहले। इसमें नंबर ऑफ कंप्लीटेड डे ऑफ सर्विस ही आएगा। over by 2 multiply by average salary of 10 month preceding the month of retirement multiply by number of year of completed service। यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ही लेना है। चलो पूरा चार्ट समझ में आया? सर चार्ट तो समझ में आया, ये बना क्या दिया आपने, दोबारा समझ लेते हैं। सानू की लोड है, सानू कोई लोड है? नो सर कोई लोड नहीं है। फटाफट देखो ग्रेचुटी, हम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में 6 ग्रेचुटी, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले हमने देखा ग्रेचुटी। ग्रेचुटी में क्या, ग्रेचुटी 3 टाइम पर आपको मिल सकती है, ड्यूरिंग द सर्विस, आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ के बाद। अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रही है उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिली, ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो वो फुली टैक्सेबल, और अगर आफ्टर द डेथ मिलती है, मरणोपरांत मिलती है, तो वो एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर। अगर आपको रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिलती है तो हमें चेक करना है 2 चीजें, कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आ जाएगी एग्जेम्प्ट। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर हमें फर्दर चेक करना है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है कि ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, जितनी भी अमाउंट उसको मिली हो माइनस कर देना उसमें से लोअर ऑफ 3 थिंग्स। 3 थिंग्स में सबसे पहली चीज, जो भी अमाउंट उसको मिली, दैट मीन्स यही अमाउंट यहां पर लिखना है। हाँ सर, मैक्सिमम लिमिट कितनी 20 लाख। एंड थर्ड वन इज 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो रिटायरमेंट हो रहा था, जिस महीने में रिटायरमेंट होगा उस टाइम पर उसकी लास्ट महीने की सैलरी कितनी थी वो लेनी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, आपने कितने साल यहां पर कंप्लीट कर लिए, और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा को पूरा साल ले लेंगे। अगर आपने 40 साल 6 महीने काम किया था तो 40 साल लेंगे, लेकिन 40 साल 7 महीने काम किया तो 41 साल लेंगे, 41 ईयर्स। बात समझ आई? लास्ट ऑन सैलरी का मतलब जो जिस मंथ में आप रिटायर हो रहे हैं उस मंथ की सैलरी क्या है। 15/26 का क्या मतलब है, 4 दिन यहां पर इन्होंने लिया हॉलीडे, 4 संडे, वरना 15/30 होता, 15/30, आधे महीने की सैलरी ली है इन्होंने, बेसिकली आधे महीने, हाफ मंथ सैलरी,
15/26, 15/30 लेना था, 4 संडे हटा दिए इन्होंने। करेक्ट, करेक्ट सर। अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट हो तो ये ट्रीटमेंट था, लेकिन अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट हो तो जितनी भी अमाउंट आपको मिले उसमें से तीनों में से लोअर आप माइनस कर देंगे, बाकी जो भी बचेगा, बैलेंस जो भी बचेगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। बैलेंस जो भी बचेगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, इसमें क्या ट्रीटमेंट है सर? इसमें ये ट्रीटमेंट है कि जो भी अमाउंट मिली वो लिख लो, माइनस करवा दो लोअर ऑफ द थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वही दूसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, वहां पर था 15/26, यहाँ पर है 15/30, या फिर कहूं 1/2, 15/30 और यू कैन से 1/2। वहां पर क्या था 15/26, फर्क क्या समझ में? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस भी महीने में आप रिटायरमेंट हो रहे हो उससे पिछले 10 महीने का एवरेज लेना, जबकि वहां पर इसमें क्या था लास्ट ड्रॉन सैलरी, वहां पर क्या था लास्ट महीने की सैलरी ले लो, इसने कहा पिछले 10 महीने का एवरेज करो, क्योंकि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है ना, धांधली होने के चांसेस ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी बोलो बच्चों। कुछ इस बार लगा आपको पिछली बार से कि ग्रेचुटी, हाँ हमने कुछ अलग तरीके से पढ़ा है, बस इतना ही था ग्रेचुटी, ग्रेचुटी इतना ही था सर, ग्रेचुटी खत्म हो गया। हाँ कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा वही है, उसके बाद खत्म ग्रेचुटी। हाँ जी यस और नो? यस सर। एलडीएस का मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी। 15/26 कुछ छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे इस ग्रेचुटी से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे, लिखो ये बात, हिंदी हिंदी में, इंग्लिश इंग्लिश में, अदर लैंग्वेज में। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे, कुछ ना कहो, तो एज्यूम कर लेना कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे, दोबारा सर ये चीटिंग है, कोई चीटिंग नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो एज्यूम नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट। दैट मीन्स अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वो भी स्पेसिफिक चीज है इसलिए वो बोलेगा, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो मान लो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या मानोगे? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो बोले कि कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट तो ही मानना, अगर वो कुछ ना कहे तो मानना कि कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट है ही नहीं। दैट मीन्स वो स्पेसिफिक चीज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना भी और कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट होना भी, तो वो कहेगा तो ही मानना, अगर नहीं मान रहा तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। लिखो फटाफट, उतारो बंधुओं, फटाफट उतारो। सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी? सैलरी की डेफिनेशन कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए अलग है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए अलग है। लिखो सैलरी का मतलब, कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट में क्या है? बेसिक प्लस डीए, और यहां पर बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा? रिटायरमेंट पर्पज वाला, प्लस कमीशन टर्नओवर बेस्ड। सर ऐसे मत लिखो सर प्लीज, अब पूरा का पूरा लिखा करो।
ठीक है जी। टर्नओवर वाला सर, ये बोथ डीए वाला क्या कॉन्सेप्ट, ये अगली क्लास में समझेंगे। डीए दो तरह का होता है, एक इन टर्म्स ऑफ, एक नॉट इन टर्म्स ऑफ। रिटायरमेंट, आर का मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट से, बस ऐसे ही लिख लो, अगली क्लास में अपने आप डिफाइन कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। आज क्वेश्चन नहीं कर रहे इसीलिए इसको मैं आगे करवा नहीं रहा कि डीए, वरना मैं डीए समझाता अब यहाँ पर कि डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, ठीक है जी। और लिखो छोटी छोटी बातें। जो 20 लाख की लिमिट है ना, लिमिट ऑफ 20 लाख, वो एप्लीकेबल होगी फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर से। लिमिट ऑफ 20 लाख, लिमिट ऑफ 20 लाख एप्लीकेबल फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर। एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए 20 लाख की लिमिट है। आपने 5 जगह काम किया तो 20 लाख ही मिलेगा, ये नहीं है कि 1 करोड़ हो जाएगा वो। 20 लाख सब एम्प्लॉयर के लिए। लिमिट ऑफ 20 लाख एप्लीकेबल फॉर फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, सीजनल एम्प्लॉय। इस केस में क्या है कि सीजनल एम्प्लॉय है तो कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट होगा सीजनल एम्प्लॉय। सबसे पहली बात, सीजनल एम्प्लॉय का मतलब क्या है, जिस भी बिजनेस में सीजनल बेसिस पर काम चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री। हाँ सर, इनका एक सीजन होता है। हाँ सर, शिमला में आज जाओगे तो होटल हो सकता है इतने भरे ना मिले, हालांकि आजकल तो भाई इंस्टाग्राम टिकटॉक का जमाना चल रहा है, यूट्यूब रील्स का जमाना चल रहा है, तो लोग बाग 12 के 12 महीने जाते हैं। बट आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो शिमला मसूरी कुफरी लोग जाते थे गर्मियों में, गर्मियों की छुट्टियां मनाने, तो वो सीजनल बिजनेस था मेरा। बात समझ आई? हाँ सर। और दूसरी बात कर लेते हैं, एसी का काम गर्मियों में ज्यादा होता है। हाँ सर, सीजनल बिजनेस। ठंड में तो कोई एसी नहीं चलाता ना, नहीं सर। तो अगर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है उसका एम्प्लॉयर, सीजनल एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, तो 7/26 लेंगे बजाय 15/26 के। एम्प्लॉय के जो डेज लेने थे वो वहां पर हमने कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में कितना लिया था सर, ये रहा 15/26, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7/26 से, बाकी सब सेम रहेगा। बस 15/26 की जगह लिखना है 7/26 सीजनल एम्प्लॉय का। ठीक है, ठीक है सर। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट के लिए, इसके लिए कुछ नहीं, 1/2, नो चेंज, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। अगर कुछ ना कहे, अगर कुछ ना कहे तो एज्यूम नॉन सीजनल एम्प्लॉय। दोस्त, ये चीजें मैं बहुत स्लो करवाता हूँ रेगुलर बैच में, बट आपका रेगुलर नहीं है, टाइम आप लोगों के पास कम है, मेरे पास भी कम है, क्योंकि कमिटमेंट्स हैं आपसे कि बैच हमें जल्दी कंप्लीट कराना है, तो चीजें मैं सारी करवाऊंगा, बट
हम थोड़ा सा स्लो राइटिंग करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ज्यादा कवर करके चलते हैं रेगुलर बैच में। तो अभी रेगुलर बैच नहीं है तो उसमें एग्जाम्पल्स हम इतने नहीं कवर करवा सकते, बात समझना, मेरी भी लिमिटेशन है, मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर फटाफट उतार रहे हैं, बट स्टिल मैं एक एक चीज समझा समझा कर ही आगे चल रहा हूं। ठीक है, ग्रेचुटी कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का मतलब ड्यूरिंग द सर्विस फुली टैक्सेबल, ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा सर, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिलती है, दो तरीके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी, फुल्ली एग्जाम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर दोबारा दो चीजें चेक करेंगे, क्या कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट हो तो हम लेंगे जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई हो उसमें से माइनस करेंगे लोअर ऑफ द थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई, सेकंड थिंग मैक्सिमम लिमिट 20 लाख तक आप लिख सकते हो, तीसरा 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसमें कोई दिक्कत, जो भी बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बैलेंस कहां से, एक्चुअल अमाउंट रिसीव में से माइनस करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, जो भी बचेगा उसके बाद वो हो जाएगा टैक्सेबल। मतलब इतनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट थी आपकी, इतनी आपको मिली थी, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतनी एग्जेम्प्ट कर दी उन्होंने, एग्जेम्प्ट कर दी, बाकी जितनी बचेगी वो ग्रेचुटी हो गई टैक्सेबल। ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है अगर आपको डेथ पर मिलती है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फुल्ली एग्जेम्प्ट, दामाद हो ना डेथ पर मिली फुल्ली एग्जेम्प्ट, ड्यूरिंग द सर्विस मिली टैक्सेबल, रिटायरमेंट मिली पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। चेक करेंगे कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो जितनी मिली ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है, कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम था। 15/26 की जगह क्या हो गया 1/2, उसमें क्या था लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहां पर क्या हो गया एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस भी महीने में आप रिटायरमेंट हुए हो उससे जस्ट इमीडिएटली पिछले 10 महीने का एवरेज कर लेना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट रिसीव तीनों में से लोअर माइनस कर देंगे, बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या मानकर चलना है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे कि कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, क्या मानकर चलेंगे सर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, बहुत बढ़िया। अगर सैलरी की डेफिनेशन क्या है कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा बोथ दोनों वाला। सैलरी की डेफिनेशन क्या है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए, सर बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट पर्पस वाला, और कमीशन कौन सा जो टर्नओवर का। इस कमीशन का मतलब है कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कमीशन दे रहा है, क्या बोल रहा है कमीशन, कि अगर मेरी टर्नओवर इतनी होगी तो टर्नओवर का पॉइंट समथिंग परसेंट ले लेना, या फिर तू इतने का मेरा माल बेच दे उसका 10% तेरा कमीशन हो जाएगा। तो टर्नओवर बेसिस पर अगर कमीशन मिला तो ही सैलरी में ऐड करेंगे। सैलरी, इस सैलरी कौन सी सैलरी का मतलब सर, ये सैलरी का मतलब पता है क्या है, ये जो शब्द लिखा है ना सैलरी यहां पर, हाँ सर ये सैलरी का मतलब ये वाली सैलरी, एवरेज सैलरी या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी, ये सैलरी लेंगे कौन सी, तो उस सैलरी में हम ये चीजें इंक्लूड करेंगे। अगर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट था तो दो ही चीजें लेना, बेसिक प्लस डीए, उसके अलावा आपको कुछ भी मिले, एम्प्लॉय तुम्हें एम्प्लॉयर कुछ भी दे तो सैलरी में कवर मत करना। सैलरी में सिर्फ दो चीजें कवर करना अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट हो, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए कौन सी है, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी लो तो दो चीजें लेना, बेसिक प्लस डीए, डीए दोनों लेना, बोथ रिटायरमेंट पर्पस नॉन रिटायरमेंट पर्पस। अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट तो तीन चीजें लेना, बेसिक डीए कौन सा रिटायरमेंट पर्पस वाला, और कमीशन कौन सा टर्नओवर वाला। लिमिट ऑफ 20 लाख एप्लीकेबल सारे एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल है, एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर। सीजनल एम्प्लॉय है तो चेक करो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो 15/26 की बजाय ले लेंगे 7/26। सिंपल लॉजिक है, आधे महीने की सैलरी थी एक हफ्ते की सैलरी ली। सीजनल एम्प्लॉय है ना, महीने साल में कुछ महीने ही काम होता, 3-4 महीने, क्वार्टरली बेसिस पर इन्होंने बांट दिया। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के लिए कोई चेंज नहीं, 1/2 लेना है। कुछ ना कहे तो एज्यूम क्या करेंगे,
सीजनल की नॉन सीजनल? सर सीजनल तो स्पेसिफिक होता है ना, सीजनल तो स्पेसिफिक होता है ना, तो ये नॉन सीजनल लेकर चलेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। इसके करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चन जरूर करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हम आपको लेकर चलेंगे कहाँ? सैलरी में। अरे ये तो IFOS आ गया, PGBP आ गया, सैलरी चैप्टर कहाँ गया? अच्छा अच्छा, ये रहा ये रहा ये रहा। ये रहा आपका सैलरी चैप्टर, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन 1 किससे रिलेटेड है? आंसर साथ में है, एग्जाम्पल है, होमवर्क है। हाँ जी हाँ जी। चलो जी, आप क्वेश्चन अभी करेंगे एक छोटा सा, उसके बाद करेंगे बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। चलो मिस्टर राज, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। मिस्टर राज नॉट बीइंग कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? आप कवर नहीं हो ग्रेचुटी एक्ट में, नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। सीधी सीधी बात, नो बकवास। क्या टैक्सेबल करेंगे? सर यहां पर 1/2 वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ, नॉट कवर्ड, एवरेज मंथ और 10 मंथ, ये वाला आएगा, ये वाला चीज आ जाएगा। हाँ सर चलो। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, receive 45,000 as gratuity after a service of 40 years 11 month, 40 साल 11 महीने। his average monthly salary during the last 10 month, इसने ये भी दे दी 2200 रुपए पर मंथ। डिटरमाइन द टैक्सेबल ग्रेचुटी इन हिज केस। चलो जी फटाफट निकालो एक बार, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिनती के 2 मिनट है आपके पास, सारी चीजें कैलकुलेट करके दे रखी हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करके हैं, बस आपको सॉल्व करना है, बस आपको सॉल्व करना है। मैं वेट कर रहा हूं आपका। 2 मिनट लो सर, आगे से तो हटो। अच्छा ठीक है, लो भाई लो, हट गया हट गया। फिर मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को।
फटाफट लो। हो गया, हो जाना चाहिए, अब तो 1-2 मिनट का ही क्वेश्चन था। चलो 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और दिया आपको, 1 मिनट और दिया आपको हमने। यहीं करवा दूं, चलो यहीं कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अमाउंट रिसीव्ड कितना है? सर एक प्रॉपर करवा दो ना, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, अमाउंट रिसीव्ड। सर अमाउंट रिसीव्ड है 45,000 सर, 45,000। इसमें से माइनस करेंगे लोअर ऑफ दीज या लोअर ऑफ 3, ए बी सी। कितना रिसीव हुआ सर? 45,000। लिमिट कितनी है सर? 20 लाख। चलो जी, आगे क्या था सर? आगे था 15/26। सर इसने बोला है नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड, तो क्या लेना है सर? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ ड्यूरिंग द सर 2200 मल्टीप्लाई बाय सर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 40 ईयर्स 11 महीने। आपने बोला था सर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ ऑल्सो, तो 41 ईयर्स ले ले। गलत होगा, क्यों? क्योंकि मैंने नॉट कवर्ड के लिए नहीं बोला था, मैं साइलेंट था वहां पर। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के लिए 6 महीने से ज्यादा जो भी होगा अबाउ 6 मंथ, वो आप पूरा 1 साल लेंगे। लेकिन अगर 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 नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है, चाहे 11 महीने है, चाहे 11 महीने 29 दिन है, 29 डेज, फिर भी आप क्या लेंगे? 40 ईयर्स ही लेंगे। चलो 40 ईयर्स मल्टीप्लाई करो सर, ये आ गया 2200 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड 2200 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 2। 4400, 4400। लोअर कौन सा है जी सर? 4400। 4400 है कि 44,000 है? 1000 है सर। हाँ जी समझ आया। रिसीव कितना हुआ? 45,000। लोअर ऑफ द 3 थिंग्स 45,000 मिला, 20 लाख की लिमिट है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। नंबर ऑफ मंथ, पार्ट नंबर ऑफ मंथ नहीं लेना है। 44,000 तीनों में से लोअर, 45,000, 20 लाख और 44,000 तीनों में से सबसे कम कौन है? 44,000। रिसीव में से माइनस कर दिया, आ गया टैक्सेबल। आंसर चेक करें। ग्रेचुइटी 45,000 एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, लिखना ऐसे ही है, फॉर्मेटिंग यही रहेगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ मिस्टर राज, ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट 20 लाख 44,000 45,000 45,000। हाँ जी बोलो, समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। कोई दिक्कत लगी? कुछ टफ लगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज का आपके लिए होमवर्क यही है, जितना भी पढ़ाया है आप सारा का सारा रिवाइज करके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। चलिए जी, थैंक यू ऑल।